हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम हरी मुदगिल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट का, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इसके ऊपर डाउट्स थे, सस्पिशंस थे लोगों के, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ एविडेंस एक्ट। हालांकि 91 सेक्शन और 92 सेक्शन दोनों कोरिलेटेड हैं आपस में, लेकिन हम केवल इनको 91 को इस वीडियो में देखेंगे और दूसरे वीडियो में 92 को। देखिए, एक कंसेप्ट होता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। व्हाट इज रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस? तो 91 उसके ऊपर बेस्ड है कि किसी भी प्रोसिक्यूशन में, चाहे भले ये प्रोसिक्यूशन हो, सिविल प्रोसीडिंग्स हो, उसमें बेस्ट एविडेंस लिया जाए। अब हालिया दिल्ली जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, तो काफ़ी लोगों ने सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंस लिखे थे। लेकिन अगर ठीक ढंग से इसको समझा जाए तो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है आपका डिफाइन तो क्या इनहेरेंटली है वहाँ पे, तो सेक्शन 91 में है। अब 91 है क्या? अगर हम इसके बेसिक्स को समझें 91, तो 91 सेक्शन ये कहता है कि अगर एविडेंस के दौरान अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको एविडेंस में देना है, तो केवल और केवल आप उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करेंगे। कोई भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं या तो उस डॉक्यूमेंट का, या वो डॉक्यूमेंट ही प्रूव किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए आप कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा क्यों है कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रूव करने को डॉक्यूमेंट ही दो, ओरल एविडेंस के लिए क्यों मनाही है? जनरली अगर इसकी लेजिस्लेटिव इंटेंशन के बारे में हम जाएं तो ये दो बिहाफ पे बनाया गया था। पहला था कि एक जो रूल आप या प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस कह लीजिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं ओरल एविडेंस को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, तो क्रेडिट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ओरल एविडेंस। तो जो रूल ऑफ प्रूडेंस, रूल ऑफ प्रिंसिपल था, उसके बेस पे दिया जाता है, पहली बात तो। दूसरा, एक पब्लिक पॉलिसी भी है कि बेस्ट एविडेंस जो देने की, कि भाई डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट ही दें। पब्लिक पॉलिसी का ग्राउंड ये है कि अगर आप लूजली वर्डेड या कुछ भी ओरल एविडेंस को परमिट कर देंगे किसी डॉक्यूमेंट के प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे दिस विल क्रिएट ए क्योस इन द सोसाइटी। किसी भी कॉन्टेक्ट को फिर कोई भी किसी तरह से मोल्ड करके उसको पढ़ना शुरू कर देगा, अलग से एविडेंस दे देगा जो लिखा है उससे अलग। तो इसलिए ऑब्जेक्टिवली लेजिस्लेशन मेड दिस द 91 and then 92 that in case of the document, only documents should be given, though some exceptions are there. We will study the exceptions also. Now you come directly at the section 91. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बैरक्स अगर खोलने और 91 की लैंग्वेज को पढ़ें वर्ड टू वर्ड, तो समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। देखिए 91 क्या कहता है। 91 का जो हेडिंग है ना उस चैप्टर का, वही यहीं से स्टार्ट होता है कि इट इज़ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन होगा। और 91 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको वर्ड टर्म के ऊपर अंडरलाइन करना चाहिए। कह रहा है कि व्हेन द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन कौन से मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजल। तो केवल टर्म्स की बात हो रही है। टर्म्स के अलावा अगर डॉक्यूमेंट के और फैक्ट्स है ना, तो उसमें ओरल एविडेंस लिया जा सकता है। दिस सेक्शन इज ओनली टॉकिंग अबाउट टर्म्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो आप इसमें ध्यान रखना कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन द टर्म्स। एक डॉक्यूमेंट में देखिए कई चीज़ें हो सकती हैं, फैक्ट हो सकते हैं, किसी दूसरे रिलेशन में कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर टर्म्स हो सकते हैं। टर्म्स का मतलब क्या है कि मान लो मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
उस कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स ये हैं कि भाई तुम इतने केजी शुगर आप इतने डेट को इस जगह पे सप्लाई करेंगे और मैं इतना अमाउंट दूंगा, ये टर्म्स हो गई। अब मान लो इसके अलावा मैंने एक लाइन और ऐड कर दी कि जो पिछली शुगर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका पेमेंट मैं दे चुका हूँ। ये टर्म्स नहीं, ये एक डिफरेंट फैक्ट है, ये फैक्टम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। तो जो दूसरी लाइन है मैं नीचे बताई है कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मैं दे चुका हूँ, ये ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग है, दैट इज नॉट अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस चीज़ के लिए ओरल एविडेंस कैन इजिली बी गिवन एंड इन दैट केस सेक्शन 91 विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें बता दी गई। एक तो आपका होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली हम मान के चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 10, 11, 12 और 13, 14, 15 से लेकर जितने भी सेक्शंस हैं वो पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहली बात तो हम कॉन्ट्रैक्ट ये मान के चलेंगे। दूसरी बात हो रही ग्रांट की। देखिए ग्रांट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए अलग से वर्ड ग्रांट लगाना पड़ा। ग्रांट का मतलब है कि कुछ ग्रांट या कुछ दिया हुआ। यू कैन से इन केस ऑफ ए ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनी पर्टिकुलर पंचायत डेवलपमेंटल फंड के लिए, तो वो ग्रांट भी लिखित है, तो डेफिनेटली आपको जो रिटन फॉर्म में है उसको प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड थिंग है यहाँ पर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजिशन वर्ड का मतलब है डिस्पोज ऑफ करना। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लिखा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक नैरो वर्ड है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक ब्रॉड है। इसमें हर तरह का डिस्पोजल प्रॉपर्टी का हो गया। तो इसमें 3 वर्ड ये हो गए आपका कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजल और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन तीनों में अगर पार्टीज ने इनको लिखित में कर लिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी नहीं लिखा कि लिखित में ही होगा, इट में बी ओरल और रिटन। लेकिन पार्टी ने ये चूज किया कि नहीं नहीं हम तो रिटन में ही करेंगे। तो एक तो कंडीशन ये है कि पार्टी ने अपनी मर्जी से उसको रिटन में किया है, या दूसरी सर्कमस्टांसेस ये है कि वो मैंडेटरी था बाय लॉ रिटन में होना। क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका मैंडेटरी प्रोविजन है कि आपको रिटन में करना ही करना पड़ेगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है कि बाय लॉ देयर इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर देम टू बी इन एनी रिटन फॉर्म। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर रिटन में है तो उसकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए, आई अगेन एम्फेसिसिंग ऑन द वर्ड टर्म्स, उसकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए द ओनली एंड ओनली thing which can be given as the evidence, then it is the document itself and not any other thing। ये चीज आप मान के चलिए। अब देखिए इसमें एक चीज और है। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ इस्तेमाल। कई ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो। जैसे आप डीड ऑफ एडॉप्शन ले लीजिए, कोई एडॉप्शन दिया हुआ है, उसमें डीड बनी हुई है एडॉप्शन की, भी फलाना बच्चा या लड़का लड़की जो भी है एडॉप्ट किया गया था, ये एक डीड है। तो कोर्ट ने इस सर्कमस्टांसेस में माना है कि डीड ऑफ एडॉप्शन इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऑफकोर्स इसके ऊपर 91 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें वर्ड टू वर्ड इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो लागू होगा, अगर वो ग्रांट है तो लागू होगा, और अगर वो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब वो शेल भी हो सकती है, वो आप कह सकते हो कि मोर्गेज हो सकती है, या कोई दूसरी तरह की चार्जिंग वगैरह हो गई, ये सारे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में आते हैं। तो अगर ये कुछ भी है, लीज के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है, तो ये 91 एप्लीकेबल होगा। अगर डॉक्यूमेंट इन 3 की कैटेगरीज में फॉल नहीं हो रहा तो 91 विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब 91 में देखिए इन्होंने दी हैं 2 एक्सेप्शंस कि 91 और 2 किन सर्कमस्टांसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको वो चीज़ एविडेंस आपको जो है रिटन में देने की आवश्यकता नहीं है। द फर्स्ट इज व्हेन एनी पब्लिक सर्वेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्वेंट, व्हेन एनी पब्लिक सर्वेंट की अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो कहीं पर भी। आप कह सकते हो कि मान लो जज ऑफ द हाई कोर्ट या एक सिविल सर्जन है, उसकी अपॉइंटमेंट का जब क्वेश्चन हो तो देयर इज नो नीड टू गिव द एविडेंस इन रिटन फॉर्म। वो अपॉइंटमेंट लेटर देने की कोई जरूरत नहीं है।
बाकी प्रूव किया जा सकता है। तो वो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो अपॉइंटमेंट लेटर है आप यू आर वर्किंग इन दैट ऑफिशियल कैपेसिटी, दैट इज़ सफिशिएंट। तो कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि देखिए जी ये इसका अपॉइंटमेंट लेटर है। दूसरी चीज़ों से उसको प्रूव किया जा सकता है, आपके कंडक्ट से, आप यू आर डूइंग दैट ए वर्क, उन चीज़ों से उसको प्रूव किया जा सकता है। तो एक तो एक्सेप्शन ये था, और एक्सेप्शन डेफिनेटली इसलिए बनाया गया है कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर रिलायबिलिटी हमें कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जुडिशियल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को कंटिन्यू करने के लिए वी विल हैव टू हैव ए फेथ ऑन देम। ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें विल के ऊपर। देखिए विल को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया गया है लॉ ने। आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 100 भी देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये वाले जो हैं इसको प्रूव करने वाले जितने भी एविडेंस हैं ये बाकी डॉक्यूमेंट्स पे तो लागू होंगे लेकिन विल पे नहीं होगा। विल किससे प्रूव की जा सकती है? और प्रोबेट से। अब प्रोबेट क्या है? प्रोबेट ये होती है कि जैसे विल जिस भी आदमी के नाम टेस्टेटर करता है, जो मरने वाला आदमी किसी के नाम लिख के गया है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, तो वो बंदा क्या करता है उस विल को कोर्ट में ले जाता है जिसको प्रोबेट कोर्ट बोलते हैं, और जो कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है सारी सर्कमस्टांसेस देख के कि हाँ भाई जो सही है, ये लीगल है, वैलिड है, और उस ओरिजिनल विल को सर्टिफाई कर देता है। यानी कि उस जो सर्टिफाइड विल है उसको प्रोबेट बोलते हैं। तो वो प्रोबेट एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसकी कॉपी होती है ओरिजिनल की, सर्टिफाइड कॉपी, तो ऐसे तो सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए, लेकिन एविडेंस वैल्यू और एविडेंस लॉ में इसको प्राइमरी एविडेंस माना गया है प्रोबेट को। तो ये 91 में ऐसा है कि आपको जो ओरिजिनल विल है उसकी रिक्वायरमेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। इफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल बाय द कोर्ट, आई मीन टू सी ए प्रोबेट इफ इज प्रेजेंट, देन दैट इज सफिशिएंट एज पर एज सेक्शन 91। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं इसमें 91 में। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन 91 का ये कहता है कि जी अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में बना हुआ है, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में बना हुआ है, तो आपके सारे के सारे आपको है वो डॉक्यूमेंट जो है प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया कोर्ट में सफिशिएंट है। यू टेक एन एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, आप दिल्ली में हैं, मैं कोलकाता में हूँ। मैंने आपके पास 5 लेटर लिखे हैं कि भाई ये गाड़ी मुझे खरीदनी है, अगले लेटर में लिखा कि प्राइस इसका इतना होगा, अगले में ये होगा, मैंने आपका पेमेंट पूरा कर दिया। तो दिस होल डॉक्यूमेंट, हिज होल कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेटेड और एक्सटेंडेड इनटू 5 लेटर्स। तो 91 का एक्सप्लेनेशन एक ये कहता है कि आपको इन सर्कमस्टांसेस में जो पाँचों के 5 लेटर हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे, एक लेटर प्रूव करने से काम नहीं चलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 3 या 4 कॉपीज़ में बनाया गया है, चारों पाँचों कॉपी ओरिजिनल हैं। जनरली कई बार हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे 5 आदमी हैं तो हम पाँचों को एक एक कॉपी दे देते हैं। तो अगर वो पाँचों ओरिजिनल हैं तो उसमें एक आप प्रूव करते हो, दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि कंटेंट तो सभी का सेम है, पाँचों ओरिजिनल हैं, तो उसमें एक को आपने प्रूव कर दिया, दैट इज़ सफिशिएंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन 3 नंबर का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन भी उसी पे आते हैं, प्रीलिम्स में भी, जुडिशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये कह रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ दूसरे फैक्ट्स हैं अदर देन द टर्म्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए, उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए अदर देन द टर्म्स आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताई थी ये बात कि ओरल एविडेंस आप रिस्ट्रिक्टेड हैं केवल और केवल टर्म्स के लिए। और मैंने पहले एक इलस्ट्रेशन भी, एग्जांपल भी दिया था कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स के अलावा बाकी और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि भी मैंने इसको प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दिए, या मैंने उसकी गाड़ी को वहाँ पर ख़रीदा था, कोई भी दूसरी चीज़ें हों उस कॉन्ट्रैक्ट से अलावा, उस कॉन्ट्रैक्ट के रेलिवेंट नहीं हो, या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा कोई भी और दूसरी चीज़ हो, तो उस चीज़ को आप, उसके ऊपर 91 सेक्शन लागू नहीं होगा, आप दूसरी चीज़ों से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसकी 3 एक्सप्लेनेशन थी। अब देखिए इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और बनती है, आप इसकी इलस्ट्रेशन नंबर
1, 2, 3 देखेंगे वो एक्सप्लेनेशन 1, 2 के ऊपर बेस्ड हैं। इसकी जो कई बार इलस्ट्रेशन नंबर डी है वो आती है, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्वाइट रेलिवेंट। उसमें मैंने जो इलस्ट्रेशन आपको बताई थी वो लगभग सेम लाइंस के ऊपर है कि टर्म्स के अलावा अगर कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा दी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है, तो उस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस। इसमें जैसे वही मैंने एक शुगर का एग्जांपल दिया था, मैं इंडिगो का एक एग्जांपल दिया है कि भाई आपके और मेरे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, उस कॉन्टैक्ट में ये कहा गया है कि भाई मैं आपको इतना इंडिगो इतने रेट के ऊपर इस जगह के ऊपर सप्लाई करूँगा, लेकिन पीछे एक लाइन लिख दी है कि जो पिछला इंडिगो का एक पेमेंट था दैट पेमेंट हैज़ बीन डन। तो इस सर्कमस्टांसेज में जो लास्ट वाली लाइन है कि प्रीवियस कॉन्टैक्ट की पेमेंट दी जा चुकी है, दैट इज नॉट बाउंड अंडर सेक्शन 91, और इसको बड़े आराम से आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। इस छोटे से डिफरेंस को समझने की जरूरत है। इसी तरह से अगर कोई मनी का लेन देन हुआ है और मैंने रिसिप्ट दे दिया आपको, तो जो रिसिप्ट है उसके लिए जो है ओरल एविडेंस मनी के लेन देन में परमिटेड है, आप परमिशन दी जा सकती है उसके लिए, क्योंकि रिसिप्ट इटसेल्फ इज नॉट शोइंग आपका जो है कोई टर्म्स एंड कंडीशन शो नहीं कर रही वहाँ पर। ठीक है, तो ओरल एविडेंस आप दे सकते हो कि पैसा लिया था या नहीं लिया था। तो मैं इसमें 91 में बार बार यही कह रहा हूँ कि फैक्टम जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि फैक्टम पे कैसे लागू नहीं होगा। मान लो ए बी सी 3 भाई हैं, उनका पार्टीशन हो गया, पार्टीशन का एक एग्रीमेंट बना, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, मान लो एक कोई भी सेटलमेंट बन गई, उसमें बता दिया ए को ये ज़मीन मिली, बी को ये मिली, सी को ये मिली। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होगा और ये एविडेंस दिया जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट डेफिनेटली अगर ये प्रूव करना है कि किसको क्या क्या शेयर मिला, तो उसके लिए आपको एविडेंस के रूप में वो डॉक्यूमेंट जो सेटलमेंट हुई थी ना, एग्रीमेंट, वही देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये उठता है कि वो डॉक्यूमेंट बना था कि नहीं या पार्टीशन हुआ था कि नहीं, तो उस सर्कमस्टांसिस में ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करो ये बात। उसके लिए ओरल एविडेंस लिए जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो कि दूसरी चीज़ रादर एक ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इस सर्कमस्टांसिस में बताना, कि वो ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं, आप लीजिए प्रो नोट है, जैसे प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं और आपने जो है मैंने पैसे के साथ साथ एक नोट लिख के दे दिया कि भाई आप जो है लेनदार हैं मेरे, इसको प्रो नोट बोलते हैं। ये इसके ऊपर एक स्टाम्प लगती है और ये एविडेंस में ये जो है दिया जा सकता है, एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होता है। तो मान लो एक ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई कि प्रो नोट है और उसके ऊपर स्टाम्प नहीं लगाई, तो ऑफ कोर्स ये जो है एडमिसिबल तो होगा नहीं एविडेंस में, क्योंकि स्टाम्प इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है ये। तो इस केस में क्या मुझे, अगर मैंने आपको पैसे लिए हैं, ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुई है, इसको प्रूव करने के लिए इसी डॉक्यूमेंट की प्रो नोट की रिक्वायरमेंट है या कुछ और भी दिया जा सकता है? तो कोर्ट ने यहाँ पर इन कैटेना ऑफ जजमेंट हैज सेड दैट इन सच सर्कमस्टांसेज, क्योंकि प्रो नोट के अंदर जो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी जाती हैं, 91 इज टॉकिंग अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो केवल एक ट्रांजैक्शन को बताता है, इसलिए पूरी तरह से 91 को उसके ऊपर लागू करना सही नहीं है। तो अगर इस तरह की सर्कमस्टांसेस अराइज होती हैं कि द डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रो नोट इज नॉट एडमिसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड, देन ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ट्रांजैक्शन द ओरल एविडेंस कैन बी टेकन। तो ये मोटी मोटी बात सेक्शन 91 की थी। सेक्शन 92 जो है वो 91 के साथ ही पढ़ना होता है, क्योंकि 92 कहता है कि एक बार जो 91 वाली टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रूव हो गई हैं, एक बार प्रूव हो चुकी हैं, अब हम उसके प्रूफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, एक बार प्रूव हो गई तो फिर उनमें कोई भी वेरिएशन, बदलाव लाने के लिए, उनकी मॉडिफिकेशन के लिए या उनको डिनाई करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस नहीं लिया जाएगा, ये सेक्शन 92 कहता है। लेकिन उसकी वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन बताई है, वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, 91 के साथ साथ पढ़ने के साथ वी शुड ऑल्सो गिव एन साइट और सेक्शन 22 ऑफ द एविडेंस एक्ट। वो भी यही बात कहता है
कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब होगा तो आप डॉक्यूमेंट ही लें, ओरल एविडेंस न लें। सेकेंडरी लिया जा सकता है, ऑफ कोर्स दैट इज लीगली है, वो दिया हुआ है, लेकिन आप ओरल नहीं लेंगे उस केस में। तो इसलिए जब भी ऐसी बात कोई आता है कि यू आर नीड टू राइट एनीथिंग अबाउट द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, देन डेफिनेटली you will write section 91, section 92. It should be read with section 22. And of course, in order to support your argument that is secondary evidence can also be given, then you can add the section 63, 65. If you need to elaborate this question, then of course all these sections need to be added. Alright, with this we end this chapter, and in the next video we'll discuss section 92. Thank you so much.